कुमाऊवाणी सामुदायिक रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हेमा की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोता स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज है विश्व अस्थमा दिवस, जो कि पूरे विश्व भर में मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अगर हम बात करें अस्थमा दिवस की, तो अस्थमा एक सांस से संबंधी रोग है, जिससे रोगी को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। और इस दिवस को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना। वर्ष 1998 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। एक अनुमान के मुताबिक भारत में अस्थमा रोगियों की संख्या लगभग 15 से 20 करोड़ है, और जिसमें कि 12% युवा वर्ग है। दोस्तों, आज पूरे विश्व में कोरोना की जो स्थिति है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अस्थमा सहित फेफड़ों की गंभीर बीमारी वाले लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। आज कोरोना महामारी के चलते देश भर में गंभीर स्थिति बनी हुई है। लोग घरों में बंद हैं। इसकी रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी को खास तवज्जो भी दी जा रही है। जो लोग पहले से बीमार हैं, अगर उन्होंने अनदेखा किया तो इसका असर सीधा उनकी सेहत पे पड़ सकता है। और ये बात अस्थमा जैसी सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। इस समय अस्थमा के मरीजों को अपनी सेहत को लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं कि इस समय अस्थमा के रोगियों को खासकर कैसे सावधानियां बरतने की जरूरत है और किन किन बातों का वो विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हैं। मेरा नाम नंदन कांडपाल है और मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नैनीताल में संक्रामक रोग विश्लेषक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम जानकारी देंगे अस्थमा, जिसको आम भाषा में दमा कहा जाता है, उसके रोग और उसके इलाज के बारे में। अस्थमा से जानकारी के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा फेफड़ों को, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा, जिसमें सांस लेकर के ऑक्सीजन अंदर पहुँचती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। आमतौर पर फेफड़ों का वजन 1 किलो 300 ग्राम के आसपास होता है और दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय स्थित होता है। अब हम लोग जानेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया। नाक से जो हम हवा लेते हैं वो नेजल कैविटी से होते हुए विंड पाइप में चले जाता है। नेजल कैविटी में बहुत सारा म्यूकस, जिसको चिपचिपा पदार्थ हम लोग कहते हैं, वो रहता है। उसका मेन कारण है कि बाहर से आने वाले धूल, मिट्टी के कण या वायरस, बैक्टीरिया को आपस में चिपका करके वो वहीं पर मार देता है। विंड पाइप से फिर एल्वोलाई, जो कि छोटे छोटे एयर बैग की तरह होते हैं, फेफड़ों में अलग अलग जगह पर स्थित रहते हैं, जो कि बिल्कुल जड़ों की तरह फेफड़ों में लगे हुए रहते हैं। इसमें ऑक्सीजन हमारी जाती है और एयर बैग जो है फिर फेफड़ों के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके बाइंड होकर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अस्थमा के पेशेंट में हम लोग देखें कि फेफड़े में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि श्वसन मार्ग का एक आम जीर्ण सूजन वाला यह रोग है, जिससे श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचती है। आम लक्षणों में घरघराहट, खांसी, सीने में जकड़न और श्वसन समस्या शामिल हैं। अक्सरतः पेशेंट छाती वाले क्षेत्र में घिसाव, गले में दर्द, शरीर में दर्द आदि किस्म की शिकायतें करता है। अब हम लोग देखें कि अस्थमा से कैसे बचे जाए। ठंडे वाले स्थान में ना रहें। अंडा, नया गेहूं व सोया से बने पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। कुछ अस्थमा के रोगियों के लिए पपीता, केला, चीनी, चावल और दही भी नुकसानदायक होता है। साथ ही तले पदार्थ भी उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। अब हम लोग यदि इलाज के बारे में देखें तो मरीज का, रोगी का सही वजन होना, रोज़ाना व्यायाम करना और योग से इस रोग से बचा जा सकता है। साथ में ही जो इसके रोगी हैं वो एयर प्यूरीफायर, इन्हेलर्स, नेजल स्प्रे और मास्क का अवश्य उपयोग करें, जिससे
धूल और प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। भोजन से पहले व भोजन के बाद हाथों को साबुन से धोना। भोजन में पुराना गेहूँ, पुराने चावल, मूंग, जौ, कुल्थी की दाल का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। आहार में गर्म मसाले जैसे लहसुन, अदरक, हल्दी, काली मिर्च को शामिल जरूर करना चाहिए। यदि सांस लेने में परेशानी हो तो क्या करें? नाक से गहरी गहरी सांसें लें और सांस छोड़ते समय मुंह से सीटी जैसी आवाज़ निकालें, जो कि हमारे फेफड़ों को सांस नियंत्रण में बहुत मदद देगा। अधिक तकलीफ़ होने पर हम लोग प्रभावित व्यक्ति को गर्म कॉफ़ी दे सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मददगार होगी और सांस पर नियंत्रण रखेगी। अस्थमा के रोगी ठंड के समय अपने आप को बचाए रखें और तकलीफ़ होने में पेट के बल में लेटें। अब क्योंकि अस्थमा एक फेफड़ों की बीमारी है और कोरोना भी फेफड़ों को ही हमारा निष्क्रिय करता है, अतः इन्फेक्शन से बचे रहें। जो सामाजिक दूरी है उसको बनाए रखें। अधिक से अधिक एकांतवास में रहने की कोशिश करें और गर्म पदार्थ, बार बार साबुन से हाथ धोना और मास्क पहनना, ये अवश्य से बनाए रखें। धन्यवाद। कोरोना और अस्थमा दोनों सबसे ज्यादा फेफड़ों पे असर डालते हैं। अगर किसी व्यक्ति का अस्थमा बढ़ा हुआ है और उसके फेफड़ों में बहुत सूजन है तो ऐसे लोगों में कोविड-19 के लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं। इसीलिए इस समय अस्थमा के मरीजों को अपना अस्थमा नियंत्रित रखने से कोरोना से भी लड़ने में मदद मिल सकती है। बुजुर्ग लोग या फिर जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य की समस्या चल रही है तो उन्हें इस समय चल रहे कोरोना संकट के दौरान ज्यादा जोखिम वाला समूह माना जा रहा है। हालांकि कोविड-19 वायरस फेफड़ों पे हमला बोलता है, इसीलिए अस्थमा के कई मरीजों को ये डर भी सता रहा है कि उन्हें कोरोना बीमारी का ज्यादा ही खतरा है और वे उसके संक्रमण से कहीं ज्यादा प्रभावित ना हो, और इसीलिए इस समय इन्हें सलाह दी जा रही है कि आप घर पे ही रहें। आज देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्थमा के मरीजों को कोरोना किस तरह प्रभावित कर रहा है और उन्हें किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अस्थमा सहित फेफड़ों की गंभीर बीमारी वाले लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। यह नाक, गले या फेफड़े के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाता है। इससे अस्थमा का अटैक या न्यूमोनिया हो सकता है। सांस की गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए अस्थमा के मरीजों को घर में रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही उन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ निर्देश का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जैसे घर में आप जिन चीजों को ज्यादा छूते हैं उन्हें साफ और संक्रमण मुक्त रखें। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जिन्हें फ्लू या सर्दी जुकाम है। तौलिया जैसी निजी चीजों को साझा न करें। घर में नमी को कम से कम रखें। धूम्रपान न करें। मौसम में बदलाव से एलर्जी बढ़ती है। एलर्जी को काबू में रखने के लिए अस्थमा ट्रीटमेंट का कड़ाई से पालन करें। तनाव से भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। योग और मेडिटेशन जैसी तकनीकें मददगार साबित हो सकती हैं। लैपटॉप, टीवी और मोबाइल की स्क्रीन को देखने का समय कम करें, जिससे तनाव बढ़ता है। संतुलित भोजन लें, खूब फल और सब्जियां खाएं। आलस को छोड़ें, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। इससे इम्यूनिटी सिस्टम और सेहत अच्छी होती है। अस्थमा के लक्षण और इसकी गंभीरता हमेशा बदलती रहती है। इस गंभीर बीमारी का पूरी तरह से इलाज तो नहीं है, लेकिन लक्षणों को काबू में किया जा सकता है। सही प्लान से अस्थमा के अटैक से बचा जा सकता है। इसीलिए इस समय अस्थमा के मरीजों को अपना अस्थमा नियंत्रित रखने से कोरोना से भी लड़ने में मदद मिल सकती है। कोरोना महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। उस पर सर्दी और साथ में हर दिन बढ़ता पोल्यूशन, ये हालात
अस्थमा रोगियों की समस्या को बढ़ाने के लिए काफी है और ऐसे में अस्थमा के मरीजों को इस संकट भरे समय में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अस्थमा की बीमारी एक ऐसी बीमारी की कैटेगरी में आता है जिसके कारण इस बीमारी से ग्रसित लोगों का नियम सिस्टम काफी कमजोर पड़ जाता है और वह किसी भी प्रकार के संक्रमण की चपेट में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यही नहीं बल्कि संक्रमण से पीड़ित होने के बाद ऐसे लोगों को पहले से ही सांस से जुड़ी समस्या होती है, जिसके बाद कोरोना वायरस का संक्रमण उनकी इस स्थिति को और भी खराब कर सकता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण शरीर की इम्यूनिटी में भी इतनी ताकत नहीं होगी कि वो वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर सकें। इसीलिए अस्थमा के मरीज हर हालत में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें और संक्रमण से बचे रहने के लिए भी सभी नियमों का पालन करें। आप घर से बाहर ना निकलें, अच्छा भोजन करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें और इस संक्रमण से बचे रहने के लिए हर संभव प्रयास करते रहें। स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। इसी के साथ अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।